कभी किसी की कोई स्ट्रैटेजी सीखूँ तो काफ़ी अच्छी लगती थी। उस पे काम करता था, अच्छा प्रॉफ़िट होता था। 2 दिन प्रॉफ़िट हुआ तो वो मेरे लिए भगवान हो गए। एंड फिर जैसे 3 दिन बाद उनका लॉस होता है तो मैंने सोचा था चलो एक और चांस दे देते हैं। और जब अगली बार फिर से किया, फिर से लॉस हुआ, फिर तो वो भगवान से दानव बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। कॉलेज जाते वक़्त मैं फटी हुई सैंडल पहन के जाता था। भैया की सैंडल थी, उसे सिला-सिला के मुझे याद है कि मतलब जब तक वो पूरी तरह से मर नहीं जाता तब तक मैं उसे यूज़ करता था। और आज भगवान की दया से एक अच्छा काम चल रहा है कि मतलब वैसे जूते कभी मैं पहनता नहीं, वैसे चप्पल कभी पहनता नहीं। मैं एक ज़ोन मार करता था, वो आज मैं मार करता हूँ। जब मैं वो ज़ोन मारा तो मैंने काफ़ी बार देखा कि प्राइस वहीं से टैप होके वहीं से ऊपर जाता है। This video is made for educational purposes only and are not meant for financial advice. Viewers are recommended to consult registered financial and investment advisors before making any investment. We disclaim all liability for any loss or damage as a result of any investment that you may consider. We do not promote any finance or investment related courses or products through this channel. Hello everyone, I am Dhananjay Shetty and today I am here to share my journey from a son of chai wala to engineer to a trader. धनंजय जी, आपकी कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई? मतलब आप कहाँ बोर्न एंड ब्रॉट अप हुए? तो मैं बॉर्न बॉट अप फ्रॉम कराड़, दैट इज़ इन महाराष्ट्र। एंड फिर वहीं से मेरी स्कूलिंग वगैरह सब स्टार्ट हुई थी। एंड फाइनेंशियल बैकग्राउंड तो इतना अच्छा नहीं था, लेकिन ऐसे भी नहीं कि हम खानदानी गरीब भी नहीं थे। बट येस, बाद में हम टर्न टू ड्यू टू सम फैमिली इश्यूज़ हम थोड़े फाइनेंशियली वीक हो चुके थे। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि जब हम स्कूल जाते थे तो ऑब्वियसली मतलब फ़ीस का थोड़ा इश्यू चलता ही रहता था। तो तब से ये था कि कुछ ना कुछ तो बदलना है। तो तब ये था कि बदलना है तो फिर कुछ तो पढ़ना तो पड़ेगा। बिना पढ़े तो कुछ होगा नहीं। तो फिर समझ आया कि चलो पढ़ना तो पड़ेगा। तो 10th तक बस मेरा ये टारगेट था कि कुछ भी हो, कुछ ना कुछ करके हमें आगे चल के कुछ ना कुछ बनना है। तो तब कुछ ट्रेडिंग का कुछ आइडिया था नहीं, तो तब ये था कि मतलब उस ज़माने में ऐसा था व्हिच इज़ अराउंड 2004 के आस-पास कि अच्छा जॉब उसे कहा जाता था कि कोई इंजीनियर बने या डॉक्टर बने। तो ऑब्वियसली पैसों की मारामारी से तो कोई डॉक्टर तो बनने की मैं सोच नहीं पाता था। तो ये था कि बस इंजीनियर बन जाते हैं। तो मैंने स्टार्ट की इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए 11th-12th 10th तक इतना कुछ ख़ास में पढ़ाई में था नहीं, बट ड्रास्टिक चेंज मेरे 11th-12th में आ गया कि जब मैं तब मैं काफ़ी अच्छा था, जो कि मेरे मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग थी उस टाइम पे, अभी भी है। एंड तो फिर ऐसा हुआ कि अब मुझे समझ आ चुका है अब मेरे लिए इंजीनियरिंग काफ़ी अच्छा होगा। तो फिर मैंने इंजीनियरिंग में चला गया। फिर वहाँ पर भी जब एडमिशन लिया तो ऑब्वियसली क्योंकि मेरे घ खानदान का मैं पहला इंजीनियर था एंड सो किसी को कुछ पता नहीं था कि इसमें कैसे क्या होता है। बट आई हैड गुड स्कोर इन एमएस-सीईटी। उस टाइम पे सीईटी में स्कोर किया था। तो जेईई वगैरह तब नहीं था, तब इट वाज़ एआई ट्रिपल ई। तो येस, उसमें अच्छे स्कोर आए थे तो आई गॉट गुड कॉलेज, जो कि मैं कोल्हापुर में मैंने पढ़ा था। सर, आपने जैसे शुरू में मेंशन किया कि सन ऑफ चाय वाला, तो हम सब ये जानना चाहते हैं कि फिर आपकी स्कूलिंग एंड कॉलेज वगैरह किसने फाइनेंस किया? जैसे मैंने कहा कि चाय वाला, तो मेरे पापा की एक चाय की टपरी थी एंड वो उसे चलाते थे एंड फिर हम 3 भाई-बहन मिलके हम 3 लोग थे, हम लोग 3 लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे थे। जैसे मैंने कहा कि हम खानदानी गरीब भी नहीं थे, तो ऑब्वियसली जब पहले अच्छा कंडीशन था तो हमें इंग्लिश मीडियम में डाला गया था। बट उसके बाद ऐसा हुआ कि ऑब्वियसली डायरेक्ट पे नहीं कर पाते थे, तो ऐसा होने लगा कि हर महीने मतलब तब ऐसा था कि हर मंथ को हमें फ़ी पे करना था। बट ड्यू टू फाइनेंशियल कंडीशन हम पर हर मंथ फ़ी नहीं पे कर पाते थे, तो डायरेक्ट 1 साल बाद या 2 साल बाद ऐसे चलता था। एंड मुझे याद है कि ये सारी फ़ी जो भी भरे हुए हैं, तब पापा ने मतलब ऑब्वियसली किसी न किसी से उठा के ही पैसे भरे हुए थे। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि वो जो भी लोन थे, वो बाद में काफ़ी लोन्स हमने खुद ने फेडे हैं एंड काफ़ी लोन्स ऐसे हुए कि पापा ने तब थोड़े-थोड़े पे कर लिए थे। तो ये चलता ही रहता, हमेशा ये लोन का तो झंझट चलता ही रहता, तो ये लोन का रिश्ता मेरा काफ़ी पुराना था। तो जैसे आगे बढ़ने लगे तो इंजीनियरिंग इसलिए मुझे भी डिफ़िकल्ट लग रहा था कि क्योंकि मुझे गारंटी नहीं था कि मैं कुछ इंजीनियरिंग बन पाऊँ। लेकिन क्योंकि मेरे बड़े भैया हैं, मेरी एक बड़ी बहन है, तो मुझसे पहले वो लोग कहीं जॉब कर रहे थे। लाइक मेरे भैया भी फिर मुंबई चला गए थे, वो भी किसी होटल में पहले काम करता था एंड उसके बाद फिर वो मुझे वहाँ से कुछ पैसे भेजता था इंजीनियरिंग के लिए। तो ऐसा था कि है तो हम गरीब, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज में जब जाते हो तो दिखा तो नहीं सकते। तो तब ऐसा था कि कुछ पैसे तो है नहीं, बट थोड़ा दिखाना भी पड़ता है कि कुछ है बाबा, हम नहीं तो फिर कोई दोस्त भी नहीं बनते उस टाइम पे। तो था वो थोड़ा भैया से वहाँ तब पैसे आते थे एंड इंजीनियरिंग भी मैंने पूरी ईबीसी तब मिलती थी, उससे की है। तो मेरी फ़ीस हार्डली अगर पूरी इंजीनियरिंग की पकड़े तो ऑलमोस्ट इट वाज़ अराउंड 80 टू 90,000 रुपीज़, जो कि 2006-7 के आस-पास से 2011 तक का था। तो येस, ऐसे जर्नी स्टार्ट हुई एंड तब भैया का सपोर्ट था, दीदी का भी सपोर्ट था कि वो उनकी जॉब से थोड़े-थोड़े पैसे भेजते थे। बट ऐसा नहीं कि बहुत ही सपोर्ट था कि मतलब बहुत पैसे खुल के मिले, ऐसे भी नहीं था। बट येस, चल रहा था एंड उसका भी मुझे याद है कि लास्ट ईयर में मैंने उसकी फ़ी पे की थी। फर्स्ट ईयर में मैंने जब फ़ी पे की थी तब हमने पार्शियल फ़ी पे की थी। फिर हर साल ईबीसी मिलती रहती थी तो वो फ़ी पे होता था एंड उसके बाद ऐसे चलता रहा कि हर एग्ज़ाम के टाइम
और प्रिंसिपल केबिन में जाना पड़ता था क्योंकि फ़ी पे नहीं किया तो एग्ज़ाम को अलाउ नहीं करेंगे। बट वो आदत सी बन गई थी तो मैं 30 मिनट्स लेट जाता था ताकि कोई रोके ना। डायरेक्ट एग्ज़ाम में जाओ तो फिर 30 मिनट लेट आए तो कोई आपको भेजता नहीं वापस। तो ऐसे चलता था एंड फिर अब तब इंजीनियरिंग ही करना था एंड ऐसा हुआ कि 2011 को जब मैं पास आउट हो रहा था, तब ऑब्वियसली रिसेशन ज़्यादा था एंड आई कैन से कि शायद मैंने इंजीनियरिंग उतनी अच्छी नहीं की कि ताकि मुझे तब जॉब भी नहीं मिली। तो मेरा ये था कि और मतलब जब 11 में था, जॉब नहीं मिली वो अलग बात है, लेकिन एक और था कि मुझे जॉब वो उस टाइप का जॉब करना नहीं था। मैं था कि या तो मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स करूँगा या फिर मैं एक टीचर कुछ बनूँगा। तो मैंने 11 में डायरेक्ट फर्स्ट इंटरव्यू दिया था एज़ अ टीचिंग एंड मैं वहाँ पर इंजीनियरिंग ट्यूटर बन गया। तो फिर वो चल रहा था, फिर तब थोड़े बहुत पैसे आने लगे, दिस वाज़ अराउंड 2011 जब मैं पास आउट हुआ तो इमीडिएटली मैं जॉइन हुआ था एंड मेरी छोटी अर्निंग स्टार्ट हुई। फिर जब बढ़ने लगा तो अब पहले से तो दिन मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे, क्योंकि पहले याद है कि स्कूल के टाइम में ₹2 भी नहीं मिलते थे एज़ अ पॉकेट मनी, अब कुछ तो कुछ ना कुछ खुद की सैलरी तो मिलती है। भले ज़्यादा नहीं थी लेकिन 8-10 हज़ार थी, स्टार्टिंग पेमेंट वाज़ 8000 एंड 3 ही महीने में वो फिर 10,000 हुआ था। बट येस ठीक था कि छोटे गाँव में रह रहा हूँ, घर का खाना मिल रहा है, घर में सब रह रहे तो फिर वो 8-10 हज़ार भी काफ़ी थे उस टाइम पे। बट होता है ना कि मतलब कुछ सपने देखे हुए थे और जब छोटे घर में होते हो तो एक डिसएडवांटेज ये होता है कि हमें हमेशा कहा जाता है कि जैसे हमारे मराठी में हम लोग कहते हैं कि हाथरून बघून पाय पसरावे, यानी कि ये जितना अपनी लिमिट देखकर ही अपना सपने देखो। लेकिन टू बी ऑनेस्ट ये सोचना नहीं चाहिए, बट ये बाय डिफ़ॉल्ट हर छोटे घर में यही आदत सबको डाली जाती है कि आप लोग यही छोटी सोच सोचो, एक जॉब कमाओ, एक सेटल हो जाओ और फिर खत्म। तो ये था, लेकिन फिर भी कभी-कभी लगता ही था, क्योंकि मैं लियो हूँ तो मुझे लगता है कि यस उस मुझ में वो एग्रेशन है, तो मुझे कभी लगता है कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे कुछ और ही चाहिए। अब और चाहिए तो फिर और पैसे चाहिए। तो मैंने जॉब तो कर रहा था, टीचिंग की जॉब कर रहा था, तो मैंने सोचा अब इसकी क्लासेस भी शुरू करूँ। तो मैं इंजीनियरिंग की क्लासेस सिखा रहा था एंड आई एम प्राउड एंड आई कैन से कि उस टाइम पे मैं ऐसा था कि मैं ऐसा था कि मतलब मेरे पास जो भी सीखने आता है वो कभी फेल होता ही नहीं था। आई वाज़ गिविंग 100% गारंटी कि जो फेल हो जाए तो फिर रिफंड ले जाओ। और एक अच्छा, मैं ऐसे कह सकता हूँ कि शेट्टी हूँ तो एक बिज़नेसमैन का एटीट्यूड भी होता है। तो इतना अच्छा बिज़नेस था कि कभी ₹1 रिटर्न देना नहीं पड़ा मुझे फॉर फीस। तो वो सब अच्छा चल रहा था। बट होता है फिर भी कि एक्स्ट्रा की चुल चाहिए ही। तो जब ये कमाते हैं तो और भी पैसे चाहिए। तो ऐसा हुआ कि 2013 में एक दोस्त मिला, उसने मुझे इंट्रोड्यूस किया कि ये एक ऐसे-ऐसे ब्रोकर है, यहाँ पर मैं उनका नाम नहीं लूँगा लेकिन उसमें आप ट्राई करो। तो उसने कहा कि मेरे अकाउंट से ले ले तो मुझे कुछ रेफरल मिल जाएगा, तू जो भी ट्रेड करेगा मुझे उससे कुछ मिलेगा। तो मैंने बोला ठीक है ट्राई कर लेते हैं, तो लिया और सुना था मैंने कि इसमें मैथ्स बहुत लगता है और मैं था कि मैथ्स तो अपना फेवरेट सब्जेक्ट, तो मैंने सोचा ये तो अपन आराम से कर लेंगे। तो ले लिया एंड फिर स्टार्ट किया। जब स्टार्ट किया तो उसमें दिख रहा था हमें बिड प्राइस, आस्क प्राइस। हम तो सिर्फ़ यही देख रहे थे बायर ज़्यादा है, घुसो बाय में, सेलर ज़्यादा है, घुसो सेल में, कमाओ पैसे। स्टार्ट किया था सिर्फ़ ₹10,000 से स्टार्ट किया था। हम तभी याद है कि दिन के पहले दिन ही तब 250 कुछ रुपए मिले थे। तो हमारा कैलकुलेशन शुरू हुआ आज 250, तो 30 दिन के हो जाते ऑलमोस्ट ₹7,500। तो अगर हम ये बढ़ाएँगे तो होगा कितना, और 10,000 में हमने ₹7,500 कमाए महीने के। तो सोचो अगर 1 लाख का तो कितना होगा 75,000। तो मैंने सोचा कि 75,000 ये तो बहुत बढ़िया है। तो और साथ में 10,000 की सैलरी थी और साथ में क्लासेस शुरू। तो क्लासेस भी तो है एंड ये भी है, तो और क्या कम है? मैंने सोचा अब तो बन गए हम, महीने के 1 लाख तो आराम से बन जाएँगे। तो ये सोच के मैं करने लगा, लेकिन ऑब्वियसली बिना नॉलेज के तो कुछ नहीं मिलता। ऑब्वियसली पैसे जाना तो था ही एंड वो वैसे ही हुआ। जो 10,000 डाले थे वो बढ़ गए थे, आज 250 प्लस, तो फिर अगले दिन फिर कभी 400-500 माइनस। लेकिन ये था कि किसी को बताना नहीं कि लॉस हुआ है। उस टाइम ये आदत थी कि अगर कोई पूछे कैसा चल रहा है? एकदम बेस्ट। तो प्रॉफ़िट होगा तो ये देगा आज मैंने प्रॉफ़िट किया। अगर लॉस हुआ तो सॉरी आज मैंने ट्रेड ही नहीं ली थी। ऐसे तब झूठ बोलते थे एंड ये हर ट्रेडर के लाइफ़ में होता है कि स्टार्ट में हर कोई झूठ ही बोलता है कि लॉस तो छुपाना है और प्रॉफ़िट को दिखाना है। ये बेसिक फंडा था। लेकिन फिर तब रियलाइज़ हुआ कि ऐसे से कुछ काम नहीं बनेगा, कुछ तो सीखना पड़ेगा। अब सीखना है तो सीखे कहाँ से? टू बी ऑनेस्ट मैं व्हाट्सएप पे भी बहुत लेट आ चुका हूँ। मेरे पहला मोबाइल मुझे याद है मैंने 2007-8 में लिया था, जो कि मैं इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेकंड ईयर में था। वो भी ऐसे ही मतलब पापा को समझो मुझे बुक चाहिए ₹500 की, तो मैं बोलता था कि ₹626 की बुक है, तो वो कुछ एक्स्ट्रा ऐसे पैसे मिलते तो वो ऐसे बढ़ा-बढ़ा के मैं सँभाल के मैंने एक N70 उस टाइम पे लिया था। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि गरीब है लेकिन दिखाना नहीं था। तो कुछ तो मोबाइल अच्छा चाहिए था। तो 1 साल बिना मोबाइल का रुका हूँ, तो फिर जब लूँगा तब को उस टाइम का बढ़िया मोबाइल लेना था। वैसे मैंने ले लिया। तो येस, तो मैं टेक्नोलॉजी से काफ़ी लेट इंट्रोड्यूस हो चुका हूँ।
तो ऑब्वियसली कुछ पता नहीं था कि कौन सिखाता है, क्या सिखाता है। कुछ लोगों के वहाँ पर मैंने बोर्ड पढ़ता था, हमारे गाँव में भी कुछ था कि मतलब यहाँ पर शेयर मार्केट सिखाया जाएगा। तो मैं सोचता था कि इनके पास जाऊँ तो क्या मतलब अगर ये सच में कर पाए तो ये क्यों सिखाते हैं? ये भी दिमाग में आ रहा था। मैंने सोचा कि ये कुछ ऐसे ही होगा, तो फिर पहले सोचा नहीं खुद से ही करूँ और तब एक दिमाग में था कि किसी का 10,000 20,000 रुपए का कोर्स करने से अच्छा वो 20,000 मैं खुद के कैपिटल में रखूँ और उस पे ट्रेड करूँ, वो रिस्क ले लूँ। ये सोच के मैंने करा, लेकिन हुआ क्या? ऑब्वियसली वही होना था। अगर नॉलेज नहीं है, तो वो 25 का ज़ीरो होने में ज़्यादा टाइम लगता भी नहीं एंड वैसे ही हुआ था। तो फिर आगे चल के मुझे लगा कि नहीं सीखना तो चाहिए। तो मैंने कुछ बुक्स ढूँढे, फिर तब यूट्यूब पे कुछ ढूँढा, तो मुझे कुछ गुरुज़ मिले, कुछ इंडियन गुरुज़ मिले, कुछ बाहर के गुरुज़ मिले। तो मैंने पहले इंडियन से स्टार्ट किया। तो जब सीखता था तो ऐसे होता कि कभी किसी की कोई स्ट्रैटेजी सीखूँ तो काफ़ी अच्छी लगती थी। उस पे काम करता था, अच्छा प्रॉफ़िट होता था। 2 दिन प्रॉफ़िट हुआ तो वो मेरे लिए भगवान हो गए एंड फिर जैसे 3 दिन बाद उनका लॉस होता है, तो मैंने सोचा था चलो एक और चांस दे देते हैं। और जब अगली बार फिर से किया, फिर से लॉस हुआ, फिर तो वो भगवान से दानव बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो फिर मैं कर रहा था कि मैं चलो ये सीखा, अब दूसरों को स्विच करते हो। ऐसे करते काफ़ी टाइम हुआ, तो अराउंड 2014 मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये बहुत हो गया, कि अब ये अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए सीखने की ज़रूरत है नहीं, बट ये सीखना तो है। तो मैंने खुद पे थोड़ा एनालाइज़ किया, खुद को सब बैक टेस्ट करना स्टार्ट किया, तब पता चला कि गलती मुझ में ही थी। सब मेंटर्स अच्छे थे, सब गुरु अच्छे थे, सबने अच्छा सिखाया, बट गलती मुझ में थी कि मैं सबको कैप्चर पूरी तरह से नहीं कर पाया था। तो मुझे मेरी कुछ मिस्टेक्स मिली, तो उससे मैंने फिर प्रॉफ़िट करना स्टार्ट किया। तो प्रॉफ़िट करते अब लगा कि अब जॉब छोड़ने का समय आ चुका है। आपने जो पहला ट्रेड लिया उसका अमाउंट कितना था? और कितना कैपिटल हो गया था कि आपने जॉब छोड़ने का डिसीजन लिया? तो ऐसा होता है कि मैंने स्टार्ट तो किया था 10,000 से, तो तब वो 10,000 हमेशा क्या करता था मैं सैलरी अपनी 10,000 थी, साथ ही मेरे इंजीनियरिंग क्लासेस थे। तो वहाँ से जो भी प्रॉफ़िट आता है वो 50% मैं इसमें लगाता था। तो कभी 5,000 10,000 ऐसे लगाता था और ये था कि मेरा तब टारगेट ये था कि मंथ एंड तक पैसे टिके रहें। मतलब मन में था कि वो 10 का 50 करूँगा लेकिन होता नहीं था। तो बस ये था कि मंथ एंड तक टिके रहेगा ताकि अगले मंथ में फिर से पैसे डाल सकूँ। तो ऑलमोस्ट काफ़ी उसमें लॉस हुआ, ऑलमोस्ट वी कैन सी कि अराउंड 1 लाख मैंने लॉस कर दिया था। तब मैंने सीखना स्टार्ट किया था एंड उसके बाद मैंने सोचा कि अब सीखने के बाद भी और ट्रेडिंग करें, तो फिर से मैंने वहाँ पर अराउंड 50,000 इन्वेस्ट किए थे। तो मुझे ये भी याद है कि एक टाइम ऐसा था कि मैंने 32,000 को ऑलमोस्ट 1,30,000 तक मैं पहुँचाया था, ओनली ऑन ऑप्शन बाइंग एंड ये भी अच्छा स्टिक चल रहा था, लेकिन फिर बाद में ऑब्वियसली मतलब होता है कि हम कैसे कह सकते हैं कि बिगिनर्स लक हो सकता है या फिर जस्ट सीखा है कुछ चीज़ें तो उसका कुछ इफेक्ट्स होता है, इसलिए तो अब प्रॉफिट हो चुका था। बट अगेन फिर से वो लॉस में कन्वर्ट हुआ, तो अराउंड मुझे याद है इंडियन में तब स्टार्ट में अराउंड 2 लाख लॉस हुआ था। एग्ज़ैक्ट नंबर मुझे याद नहीं रहता क्योंकि मैं ऐसे मानता हूँ कि जो चला गया उसे भूल जाओ और अब आगे है उस पर फ़ोकस करो। तो मैं ज़्यादा उस पे ध्यान नहीं रखता, लेकिन 2 लाख के अराउंड कुछ था। तो फिर जब ये क्लास भी चल रहे थे, फिर जब मैं खुद पे एनालाइज़ किया, फिर मुझे पता चला कि यस ये चीज़ें मुझे चेंज करनी है, तो उससे मैं प्रॉफ़िटेबल होने लगा। प्रॉफ़िट का मतलब कुछ ना कुछ तो पैसे बचने लगा। तो ऐसे ही जमा होते-होते जब मुझे क्लियर हुआ कि ये मेरे लॉस भी कवर हो चुके हैं एंड मेरे पास अराउंड 5 लाख क्लियर प्रॉफ़िट सिर्फ़ बेस्ड ऑन दिस बचे हुए हैं। तो मैंने सोचा कि अब शायद टाइम है कि हम जॉब छोड़ सकते हैं। लेकिन फिर भी मैंने इमीडिएटली छोड़ा नहीं था, क्योंकि ये फैमिली माइंडसेट की शादी, शादी, शादी चलता है, तो उस टाइम पे ऐसा था कि शादी करना है तो जॉब चाहिए। तो फिर जब मुझे जॉब छोड़ना था तब मैंने इसी बहाने को यूज़ किया, क्योंकि मुझे शादी में ऐसे लग रहा था कि शादी तब करूँगा जब मैं मुझे लगेगा कि अब मेरे पास काफ़ी बहुत कुछ है, जो कि अभी भी मुझे वैसे नहीं लगता, और भी कुछ चाहिए ऐसे लगता है। ठीक है? लेकिन तो फिर इसलिए मैंने अराउंड 2017 मैंने जॉब छोड़ दी एंड ये 17 छोड़ने का पहला रीज़न ये था कि मैं कमोडिटी पे ज़्यादा स्विच हुआ था, कि मैं सिर्फ़ इंडियन मार्केट नहीं करता था, मैं कमोडिटी में ज़्यादा स्विच हो गया एंड मुझे गोल्ड ट्रेडिंग काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो जब मुझे गोल्ड में अच्छा प्रॉफ़िट होने लगा, तो मैंने रियलाइज़ किया कि अब यहाँ पर मेरे प्रॉफ़िट्स मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर सोचा कि अब मुझे जॉब छोड़ने की ज़रूरत है, तो अराउंड 2017 मैंने जॉब छोड़ दिया। लेकिन ये 2017 में जॉब छोड़ने से पहले भी 2 साल ऐसा था कि मैं तब तक उस इंस्टीट्यूट में काफ़ी सीनियर बन गया था। तो मेरे पास काफ़ी पेंडिंग लीव्स थे। तो ऐसा था कि मेरा टाइमिंग बहुत अजीब था। मुझे याद है मैं पूरे 30 दिन में मैं गिने-चुने 13-14 दिन मैं सिर्फ़ जाता था और बाकी सब मेरे पेड होती थी। तो ऐसे मैंने मतलब ऑलमोस्ट 15 के आस-पास ही मैंने उसे छोड़ा था, लेकिन फिर भी हम ऐसे मानते हैं कि 17 को मैंने ऑफ़िशियली उसे मैंने बाय-बाय कर दिया था। तो फिर कमोडिटी में मेरा काफ़ी अच्छा चलने लगा एंड फिर उसमें प्रॉफ़िट करते-करते फिर सारी तब तक ये हुआ था कि जो कुछ भी मेरे एजुकेशनल लोन्स वग़ैरह थे, वो तो ऑब्वियसली क्लियर होने ही थे।
एक टाइम था कि कहीं अगर घूमने जाना है तो तब सोचते थे कि कैसे जाए, यानी कि सबसे हम ढूँढते थे कि सबसे सस्ता किससे जाए। और अब एक है कि अब कहीं जाना हो तो हम पहले देखते हैं कि कहाँ फ्लाइट कितने बजे की है वो हम देखते हैं। बस ये चेंज थोड़ा बहुत अच्छा चेंज हो चुका है। और पहले ऐसा था कि अगर कहीं जाना है तो फिर यानी कि मुझे याद है मैं अकेला ऐसा बंदा होगा हमारे पूरे बैच में 12th के आस-पास कि कॉलेज जाते वक़्त मैं फटी हुई सैंडल पहन के जाता था। भैया की सैंडल थी, उसे सिला-सिला के मुझे याद है कि मतलब जब तक वो पूरी तरह से मर नहीं जाता तब तक मैं उसे यूज़ करता था। और आज भगवान की दया से एक अच्छा काम चल रहा है कि मतलब वैसे जूते कभी मैं पहनता नहीं, वैसे चप्पल कभी पहनता नहीं। जॉब छोड़ने के बाद आपने अपनी ट्रेडिंग में क्या-क्या चेंजेस किए और स्ट्रैटेजीज़ कहाँ से सीखी? तो जब मैं कमोडिटी मार्केट में स्विच हुआ, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि काफ़ी चीज़ें जो हम सीखते आए हैं, वो सारे यूज़फुल ऐसे नहीं है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि सारे यूज़फुल नहीं है, बट येस खुद का हमेशा का एक अलग स्टाइल होना ही चाहिए। तो मैंने जब मेरे लॉसेस किए, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने लॉस क्यों किए। तो मेरी हमेशा आदत है कि मैं चेक करते रहता हूँ कि मेरा लॉस क्यों हुआ है। कितना प्रॉफ़िट हो जाए वो मेरे लिए मैटर नहीं करता। मेरा ये है कि मेरा लॉस जो हो रहा है वो ढंग का लॉस होना चाहिए। यानी कि येस लॉस तो प्रॉफ़िट होते ही रहेगा। लॉस होगा अ, थोड़ा बहुत बुरा लगेगा, ऑब्वियसली बुरा लगेगा। बट अगर आप परफेक्टली लॉस कर रहे हो देन वो मेरे लिए प्रॉफ़िट है। अब परफेक्ट लॉस का मतलब ये मैं मानता हूँ कि अगर आपको पता है कि आपका लॉस का रीज़न आपका कोई मतलब आपको मुझे लग रहा है वाला फीलिंग नहीं था। अगर ये प्योरली आपके सेटअप के हिसाब से था तो येस वो लॉस बनता है एंड वो आपको एक्सेप्ट करना है। तो ये ऐसे लॉस को भी मैं प्रॉफ़िट मानता हूँ। तो जब ये कमोडिटी करता था तब मुझे ऐसा लगा कि मैं एक ज़ोन मार करता था, वो आज मैं मार करता हूँ। जब मैं वो ज़ोन मार करता हूँ मैंने काफ़ी बार देखा कि प्राइस वहीं से टैप होके वहीं से ऊपर जाता है। तो काफ़ी सालों से उस ज़ोन को सिर्फ़ मैं ज़ोन कहता था। उसे मैं कोई नाम नहीं कहता, मैं सिर्फ़ उसे ज़ोन कहता था। मैंने कभी सोचा नहीं कि उसे अपना नाम कुछ दे दूँ। लेकिन तो जब मैं ये ज़ोन को यूज़ करने लगा तो मुझे पता चला कि ये तो मेरे लिए एक गुरु मंत्र टाइप है कि जो मैंने सीखा काफ़ी लोगों से, लेकिन उसमें से मैंने कुछ मेरे मॉडिफ़िकेशन उसमें करके मैंने वो ज़ोन बनाया था। एंड जब मैं बैक टेस्ट करता हूँ, मैं किसी भी मार्केट में अगर देखूँ तो मुझे उसमें उसका रिज़ल्ट ऑलमोस्ट 80-90% दिखाई देता है। अब क्योंकि मैं उसे ज़्यादा जानता हूँ तो मेरे लिए वो ज़ोन परफ़ेक्ट है, लेकिन बाकियों के लिए शायद वो 50-60% हो सकता है एक्यूरेसी, लेकिन मेरे लिए 80-90% उसमें मिल जाता है। तो इसी ज़ोन को आगे चल के मैं उसे कहता हूँ कि डीजे ज़ोन्स। मैंने मेरे यूट्यूब पे वो फ्री में वो ज़ोन डाला भी है। जो लोग अभी भी यूज़ करते हैं, मुझे काफ़ी लोगों के मैसेज भी आते हैं कि ये अच्छा है, बढ़िया है, ये है, वो है। बट येस, मैं ये सबको कहना चाहूँगा कि बिगिनर में कोई भी एक दिन में प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर नहीं बनता। बिगिनर में आपको सीखने के लिए पैसे इन्वेस्ट करना ही पड़ता है। लाइक अगर कोई भी इंजीनियरिंग भी करो तो भी आपको उतने सालों की फ़ी हम भरते हैं। तो वैसे ही अगर ट्रेडर भी बनना हो तो सीखने के लिए हमें कुछ ना कुछ फ़ी होगा। तो फ़ी होगा या तो वो टाइम होगा या फिर आपका आपने जो एक्सपीरियंस है वो आपका फ़ी होगा। तो आपको उतना टाइम देना ही पड़ेगा। सो पेशेंस सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि आसान बात नहीं है। लोगों को नहीं होता ही नहीं है एंड बिगिनर्स में तो वो बहुत कम होता है। सो स्टिक टू वन स्ट्रैटेजी और स्टिक टू योर ओन सेटअप्स। और ऐसे नहीं कहूँगा कि यस बस मतलब अभी मैंने कहा कि स्टिक टू वन स्ट्रैटेजी, बट इसका मतलब ये भी नहीं कि आपको सिर्फ़ एक पे ही काम करना है। आप उस एक ज़ोन को यानी जैसे मैंने एक डीजे ज़ोन को मैं अलग-अलग तरीके से यूज़ करता हूँ। इवन इफ इट लुक्स डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ टू एवरीवन, फॉर मी इट इज़ अ सिंपल वन डीजे ज़ोन स्ट्रैटेजी। मैं उसे अलग-अलग नाम बताता हूँ। अगर मैं उसे 15 मिनट यूज़ करूँ तो उसे मैं कुछ और बताऊँगा। अगर मैं उसे फ़िब के साथ यूज़ करूँ तो मैं उसे कुछ और बताऊँगा। अगर मैं उसे लॉन्ग टर्म में यूज़ करूँ तो उसे मैं कुछ और बोलूँगा। बट सबका बेसिस मैं वही डीजे ज़ोन के हिसाब से ही करता हूँ। तो येस, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से टू ऑल द बिगिनर्स कि जब भी आप कोई भी सीख रहे हो, तो जिस पर आप बैठे हो उसमें अड़े रहो और हमेशा खुद को 3 सवाल पूछो कोई भी ट्रेड लेते वक़्त। पहली चीज़, आपने ये जो भी ट्रेड लिया है, जो भी ट्रेड आप ले रहे हो, आपको जो भी सेटअप दिख रहा है, क्या वो सच में टेक्निकल सेटअप बन चुका है? अगर उसका आंसर है यस, आप राइट हो। सेकंड क्वेश्चन पूछो कि अगर ये ट्रेड आपके खिलाफ जा रहा है, तो आप कितने देर तक इसे होल्ड कर सकते हो? या आपका लॉस कितना होगा? या आपको क्या पहले से पता है? एंड थर्ड, अगर ये ट्रेड सेटअप आपके हिसाब से जा रहा है, तो आप इसे कितना लंबा होल्ड करने वाले हो या फिर आपका टारगेट क्या है? जब आपके पास ये 3 चीज़ों के सवाल है, तो डोंट वरी, आप बिंदास से भी ट्रेड किया करो। और कुछ लोग कहते हैं कि दिन में 2 ट्रेड, 3 ट्रेड, आई वुड से डज़न्ट मैटर। अगर आपका सेटअप बोल रहा है यहाँ पर बाय करना है, तो बाय कर लो। अगर आपका सेटअप बोल रहा है यहाँ पर सेल करना है, तो सेल कर लो। तो ये मत सोचो कि 2 ही ट्रेड लेना है, 3 ट्रेड लेना है, 4 ट्रेड लेना है। क्योंकि आपको आपके सेटअप की एक्यूरेसी पता है। लाइक अगर मुझे पता है मेरे सेटअप की एक्यूरेसी 70% है, तो इसका मतलब 10 में से 7 ट्रेड सही होंगे, 3 ट्रेड गलत होंगे। तो 100 में से ऐसे भी कह सकते हैं हम, 100 में से 30 गलत होंगे और 70 सही होंगे। तो समझो अगर पहले 4 ही मेरे स्टॉप लॉस हुए 1 दिन में, अगर मैंने पाँचों ट्रेड लिया नहीं, बट अगर पाँचों ट्रेड मेरा प्रॉफिटेबल होगा तो फिर मैं वो प्रॉफिटेबल ट्रेड मिस कर सकता हूँ। इसलिए ये ओवर ट्रेडिंग नहीं है। काफ़ी जगह हम सुनते हैं कि ओवर ट्रेडिंग क्या है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपके सेटअप से एंट्री बनती है,
तो येस दैट इज़ ट्रेड, इट इज़ नॉट ओवर ट्रेडिंग। तो मैं बिगिनर्स को फिर से एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जितना हो सके आपके सेटअप को सिंपल रखो। जितना इसे कॉम्प्लिकेटेड करोगे आपको उतना ही उसमें और डूबते जाओगे और आप कन्फ्यूजन बढ़ता जाएगा। ऐसे ही मैंने मेरे एकदम सिंपल टेक्निक्स जो कि डीजे ज़ोन कहता हूँ मैं एंड साथ ही मैं कहता हूँ कि ट्रेड द ट्रेंड जिसे मैं शॉर्ट में कहता हूँ टीटीटी। एकदम सिंपल तरीके से मैंने मेरे यूट्यूब पे भी शेयर किया है। अगर आप चाहते हो कि मैं इसे और भी डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँ क्योंकि आज इतना टाइम नहीं है कि ड्यू टू लैक ऑफ टाइम हम इतना अभी इसे कंटिन्यू नहीं कर पाएँगे आगे। बट अगर आप चाहते हो कि मैं ये भी स्ट्रैटेजीज़ आपके सामने शेयर करूँ, आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो, उसमें भी काफ़ी कुछ चीज़ें बताएँ। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इसमें डाइव इन करें, आपको और भी अच्छे से बताएँ, तो येस कमेंट रिप्लाई ऑन द कमेंट येस ताकि हम इस पर भी और कुछ वीडियो बनाएँ। आपने अपनी जर्नी 8 से 10,000 रुपए से शुरू की। अब वो कितने अमाउंट तक पहुँच गई है? कुछ बातें बताई नहीं जाती, मैं हमेशा सब लोगों को कहता हूँ कि सॉरी मतलब मैं डायरेक्ट बोलता नहीं बट जैसे मैंने ट्रांसलेशन आपको बता रहा हूँ कि पहले ऐसा टाइम था कि जब मैं कहीं जाऊँ, तो मैं देखता था कि अगर कहीं जाना है तो वहाँ पर रहने के लिए क्या-क्या, कहाँ रहना, कितनी सस्ती जगह क्या होगी वो देखता हूँ। बस आज के टाइम में मैं इतना बता सकता हूँ कि कहीं भी जाना हो तो पहले मैं फ्लाइट चेक करता हूँ कितने बजे की है, ये भी नहीं चेक करता कि कितने कॉस्ट बिस्ट क्या होगी, ये देखता हूँ कि फ्लाइट की टाइमिंग क्या है और वहाँ रहने के लिए मैं पहले एयरबीएनबी देखता हूँ या फिर कोई अच्छा 4 स्टार 5 स्टार होटल देख लेता हूँ। बस इससे आप थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हो। आई होप आपको सब मेरी ये जर्नी अच्छी लगी होगी एंड अगर आप ये सिंपल चीज़ समझ पाए कि ये छोटी-छोटी चीज़ें भी आपको प्रॉफिटेबल बना सकती है, तो आई कैन मेक श्योर आई कैन से कि आप बन गए ट्रेडर। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।